सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, आज वाइट बोर्ड हो गया। विद्यालय पर बताए भी थे कि आज हर हालत में जो है इसको वाइट बोर्ड में कन्वर्ट करना है। तो सबके अंदर चाह होता है कि हम सुने कि हम दिए हैं तो हमारा नाम आवे है। तो इसमें जो बच्चे दिए और जो नहीं दिए हैं, ये ना सोचें कि उनको कुछ कह रहे हैं हम, बल्कि कहे भी थी कि कोई आवश्यकता, वैसे तुम लोगों का सहयोग था, देखो हो गया। सही, इसमें सादिक हैं, संगम हैं, ध्यान से सुनिए, आकाश पटेल, दीपक शर्मा, राम प्रकाश, विनोद राजभर, बलिराम चौधरी, राघवेंद्र चौधरी, राहुल राजभर, दुर्गा प्रसाद पांडे के सामने कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब इसका नहीं है, नाम क्यों लिखा है, लाल बहादुर, आकाश भट्ट, हाजरा खातून, रीतू गौतम, प्रियंका, ये सब दिए हैं। सविता, मनीषा, अनामिका, पारुल, रीना, काजल, मोनिका, चांदनी, रागनी, मुस्कान, साक्षी, चांदनी फिर है, अभिलाषा, रागनी जायसवाल, श्रेया चौधरी, प्रशंसा श्रीवास्तव, अन्नपूर्णा, रोली चौधरी, काजल पंकज, मनीषा चौधरी, और ये वैष्णवी, लक्ष्मी, फरिया, इनके सामने कुछ लिखा नहीं। अब समझ नहीं पा रहे हैं दिए हैं या लिखा ना गया हो या दिए ना हो। ज्योति, अब इतने बच्चे क्लास 12th के यहाँ पर, अब इसमें सबका अधिकार है। देखो यहाँ जो भी लगा है सबका अधिकार है। तो अब इससे थोड़ा और मनोबल बढ़ता है कि जो है तुम लोग चाहते हो कि हाँ जो चाहें उसको कर देना चाहिए, और ये आप ही के लिए है। इस पर जो भी करेंगे आप ही के लिए करेंगे। जैसे अब देखिए, कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन भेजे हैं तो हम उसी को देख रहे थे। बाकी हम ये कहे कि जो है क्वेश्चन का यदि कोई आंसर भेज देता तो उसी लैंग्वेज में होता, बाकी कुछ आया है कुछ उसमें क्लियर भी नहीं हो रहा, तो हम फिर अपने अनुसार सोचे। वो कितना लैंग्वेज चेंज होगा भाई, 2 दूना 4 है। तो पिछली बार बताए थे कि इस थैली में 2 रुपया, 2 रुपया इस थैली में उठा के इस थैली में कर दिया गया, कै रुपया 4, इस तरीके समझाए। इस बार कह दें उस क्लास में 2 रुपया, उस क्लास में 2 रुपया, तो समझने की बात है 4 तब भी होगा। तो परेशान मत होइए। तो आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले वो भी विदाउट ग्रुप पर्सनली जो है, इसका मैसेज आया है दीपक का। दीपक ने मैसेज किया है 2, कूलाम के अध्यारोपण का सिद्धांत और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और एक क्वेश्चन है 1/f = 1/u + 1/v। अब देखिए क्वेश्चन वो भेजा है कि सर यही बताइए। देखिए श्री गणेश कर रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का, क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स। और सबसे पहले इस बोर्ड पे फिजिक्स का स्टार्ट भी कर रहे हैं क्लास 12th के ही। अब जैसे उसमें प्रश्न कर दिया जाए, क्वेश्चन वो भेजा है, सिद्ध कीजिए कि, अब सभी लोग ध्यान दें, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 1/f = उबिए मत, केवल ध्यान से सुनिए, 1/f = 1/u + 1/v। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे कल पेपर है, थोड़ा मेहनत करिए यार, रात भर थोड़ा, आज कम सो थोड़ा, कोई ज़रूरी है आज पूरा सोना। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आप लोग सॉल्यूशन देखिए। ऐसे दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम यहाँ पर देख लें। वैसे दिख रहा होगा क्लियर, देख लें एक बार। दिख रहा है, छोटा तो नहीं है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं है, इतना समझने की कोशिश कीजिए। तो अब सिद्ध करना है कि 1/f = 1/u + 1/v। अब f क्या है, तो हमने बताया है कोई भी दूरी आप ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? P से। समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी दूरी आप कहाँ से मापेंगे? P से। तो आप लोग जानते हैं दर्पण ऐसे बनाया था, दर्पण ऐसे बनाए थे ना। अब ये कौन सा दर्पण है?
अभी कोई दर्पण नहीं है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये दर्पण हो गया। कोई कमेंट करके अब यही लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो में अंतर है। जैसे यही पोर्शन है ना, लाइव होता तो पहले अभी तुरंत कमेंट चेक करते कि कौन किया कमेंट। अब ये आपको पता है, यदि दबे हुए तल में परावर्तक तल है और उभरे हुए तल में कलई है तो उत्तल दर्पण होता है। अब ये कौन है? ये है P। ये कौन है? ये है P। ये कौन है? ये है F। ये कौन है? ये है C। देखो अब 3 प्रकार के मार्कर भी हैं। हमने कहा था इस पर आप वस्तु को रखेंगे। वस्तु, तो मान लीजिए वस्तु कौन है? वस्तु का नाम है A और B। तो प्रतिबिंब बनाने के हम 3 नियम बताए हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो देखिए यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गया, ये डायरेक्शन तीर देखिए, ये जा रहा है, वहाँ से टकराएगा तो कहाँ से होकर आएगा? फोकस से होकर। तो देखो फोकस से होकर लौट रहा है। पहला, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। देखो सबसे पहले हमने अवतल दर्पण बनाया, जहाँ P क्या है? ध्रुव है। F क्या है? फोकस है। C क्या है? वक्रता केंद्र है। वस्तु कौन है? AB। छोटा तो ज़्यादा नहीं है, वैसे छोटा नहीं है। दूसरा हमने रूल बताया है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण है, देखो जा रही ना, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। और हमने परावर्तन के 2 नियम बताए हैं। जितने एंगल पर आपतित होती है किरण उतने पर परावर्तित हो जाती है। और जहाँ एक दूसरे, यहाँ तो 3 है, एक तीसरे को काटेगा, वही वस्तु को एक नाम से और जानते हैं, बिंब। बिंब का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। बिंब कौन है? AB। तो बिंब का प्रतिबिंब A डैश B डैश। कोई समस्या नहीं। फिर सुनिए, अब इसमें गाथा लिखना है, पूरा लिखेंगे। एक दर्पण लिया जिसका द्वारक यम है और यम डैश है, ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। वक्रता मुख्य अक्ष पर वस्तु AB रखा है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और बिंदु E पर, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया E पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब इसका भी रूल है, फोकस से क्यों जा रहा है? फोकस से इसलिए जा रहा है क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये दीपक क्वेश्चन किए हैं, दीपक ने इसको क्वेश्चन किया था। तो अब देखिए, शायद वही केवल पूछा भी है इसको। तो अब इसमें लिख लोगे ना। अब इसमें मेन चीज़ है, हमको ये लाना है। तो इसमें पता होना चाहिए, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव माने P से वस्तु माने AB तक की दूरी को स्मॉल u कहते हैं। ध्रुव माने P से प्रतिबिंब माने ये A डैश B डैश तक की दूरी को स्मॉल v कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे आगे, बहुत ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर रचना हम कर दे रहे हैं। रचना में जो लिखने जा रहे हैं ध्यान दीजिए। रचना में एक चीज़ लिखेंगे। रचना हम ये कर रहे हैं, मुख्य अक्ष पर हमने एक अभिलंब डाला। मुख्य अक्ष पर हमने क्या डाला? एक अभिलंब। मान लीजिए बिंदु क्या है? EL। तो हमने EL एक अभिलंब खींचा। EL एक अभिलंब कहाँ खींचा भाऊ? मुख्य अक्ष पर खींचा। मुख्य अक्ष पर खींचा। EL एक अभिलंब मुख्य अक्ष पर खींचा। क्लियर दिख रहा है सबको? अच्छा, ये खींच लिया। और अभी आगे लिखे ऐसे रहे, इसके नीचे एक लाइन और, तो इसको क्या कहते हैं? लगभग बराबर। लगभग बराबर। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समझ लीजिए। ऐसे ऐसे
पहले ये समरूप, उसके नीचे एक लाइन लगभग बराबर, 2 लाइन कर दिया है तो उसका नाम हो जाता है सर्वांग सम। सर्वांग सम, ये कई बार विद्यालय बताए। अब बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें ये वस्तु है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है, माने ये बिंब तो ये प्रतिबिंब। हम कहे थे कि आप 2 त्रिभुज लेकर समरूप करिए। मान लीजिए ये त्रिभुज, ये जो ऐसे क्रॉस हम कर दिए, ये और ये का पूरा ये त्रिभुज जो क्रॉस कर, ये लाइन पर ध्यान मत दीजिए, क्या है त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ। त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ समरूप है। क्या है? समरूप है, माने समान रूप है किस त्रिभुज का? त्रिभुज ई एफ और यल के। त्रिभुज ई एफ और यल के, बहुत ध्यान से सुनिए, त्रिभुज ई एफ और यल के। तो समरूप का नियम क्या होता है? छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, या बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। तो हम छोटी भुजा लें तो छोटी भुजा कौन है? ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज की, माने ए डैश बी डैश एफ की। ए डैश बी डैश एफ की छोटी भुजा कौन है? ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश। तो ये इस त्रिभुज की भुजा, तो त्रिभुज ई एल एफ की बड़ी भुजा ई एल। तो छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा बराबर है, समझने की कोशिश कीजिए। अब पहले आप छोटी भुजा लिख दिए तब बड़ी भुजा, तो इधर भी पहले छोटी भुजा तब बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा कौन है? बी डैश एफ, बी डैश एफ बटे बड़ी भुजा कौन है? यल एफ, यल और एफ। समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हमने 2 क्रॉस कर दिया है, ये जो 2 हमने क्रॉस कर दिया, माने त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है त्रिभुज ई एल एफ के। नियम क्या है? छोटी भुजा ए डैश बी डैश बटे बड़ी भुजा। नियम क्या है? छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। अब यहाँ एक चीज़ जानिए, हम मानेंगे यल लगभग बराबर पी के है। यल लगभग बराबर क्या है? पी के। कहने का मतलब यल को हम पी ही मान लें, और साथ ही साथ ई एल जो है, ई एल किसके समांतर है? ए बी के। और ई एल समांतर किसके है? ए बी के। ई एल समांतर किसके है? ए बी के। ई एल समांतर ए बी। तब आप क्या कर सकते हैं? तो यल के जगह पे आप पी रख दीजिए और ई एल के जगह पे ए बी कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटे ई एल के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर बी डैश एफ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बी डैश एफ। बी डैश एफ तो ऐसा रहने दीजिए, अभी देखा जाएगा जो भी होगा। और बटे एल एफ, एल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पी। आपका खेला शुरू हुआ। अभी देखिए क्या हमने बताया है एक बात, कि कोई भी दूरी आप कभी भी मापिए तो हमेशा प्रयास किया कीजिए कि आप पी से मापिए। कहाँ से मापिए? पी से। पी से ही कोई भी दूरी मापी जाएगी। कहाँ से मापी जाएगी? पी से ही मापी जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बाकी वो रचना लिख लोगे ना, एक अवतल दर्पण लिया जिसका द्वारक यम डैश है, ध्रुव पी है, फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है, मुख्य अक्ष पर वस्तु ए भी रखा है, ए से किरण निकलती है तो बिंदु ई पर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है परावर्तन के पश्चात, और ए से पी पर आया, परावर्तन के पश्चात गया ए डैश पर मिला जहां बिंब ए बी का प्रतिबिंब बना। बाकी ये दोनों क्रॉस वाले एक दूसरे के क्या है? समरूप है। अब दूसरा चीज, अब इनका काम खत्म। एक त्रिभुज और है, अब इनका काम खत्म। समीकरण 1 बन गया तो इनका काम खत्म। हम एक हिंट बताए थे, या ट्रिक मान लीजिए, ट्रिक उरिक ना कहा करो, 12th में हो, अभी पूरा रास्ता पकड़िए। नो ट्रिक, ओनली हाईवे। हाईवे के अनुसार हमने बताया था एक त्रिभुज आप लेंगे ए बी पी, ए बी
पी, न्यूज, ए बी पी, ई पूरा, देखो हम क्रॉस कर रहे हैं। आई एक आप लेंगे ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, दोनों क्रॉस किए हैं। तो इधर आपने छोटी भुजा बट्टे बड़ी भुजा किया है, तो उधर भी छोटी भुजा बट्टे बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा कौन है? ए डैश बी डैश, और बटे बड़ी भुजा कौन है? ए बी है। अच्छा पहले त्रिभुज कौन सा है समरूप नहीं लिखे, हाँ तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बोल दिए लेकिन समझ नहीं पाओगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप, ये समरूप का साइन है। त्रिभुज ए बी पी समरूप किसके? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। अभी 11th का भी वीडियो एक बनाना है, उनका भी कल फिजिक्स है। त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। इसमें भी इधर देखो छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा है, तो इसमें भी छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा कौन है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बटे बड़ी भुजा कौन है? ए बी बराबर छोटी भुजा। अब त्रिभुज यही है ना, तो छोटी, अब यल ना कहो, अब पी कहो, क्योंकि यहाँ लगभग बराबर पी का दिया है। पी बी डैश, पी बी डैश बटे बड़ी भुजा कौन है? पी से लेकर बी तक, पी बी, इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब जैसे ये बात नहीं समझ में आया, घुमा के देख लीजिएगा। अब ये ध्यान दे तो समीकरण 1 का बायां पक्ष जो है ए डैश बी डैश बटे ए बी, वही समीकरण 2 का दायां पक्ष है ए डैश बी डैश बटे ए बी। तो यदि आप यहाँ काम कर दें समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 का बायां पक्ष जब बराबर है ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी, तो क्या हो जाएगा? पी बी डैश और बटे पी बी बराबर क्या हो जाएगा? बी डैश एफ, बी डैश एफ बटे पी एफ। इसमें देख लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो बोल दीजिए, वैसे समस्या नहीं होना चाहिए। हमने एक बात कहा है, कोई भी दूरी आप कहाँ से मापेंगे? पी से। देखो क्या लिखा है, बोलो, क्लास में होते हो तो बोलते हो पी पी पी, लेकिन यहाँ नहीं पी है, इसको भी पी में कन्वर्ट करिए। कई बार बताएं बी डैश एफ लिखा है, यदि हम पी बी डैश में से पी एफ घटा दें तो बी डैश एफ मिलेगा कि नहीं? आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो इसे लिखा होंगे चूंकि बी डैश एफ बराबर पी बी डैश माइनस पी एफ। पी बी डैश में से पी एफ निकाल दें तो बी डैश एफ बचेगा कि नहीं बचेगा? वही बचेगा। तो बी डैश एफ के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? पी बी डैश बटे पी बी बराबर बी डैश एफ के जगह पे पी बी डैश माइनस पी एफ बटे पी एफ। हमारा टारगेट क्या था? सबको पी में कन्वर्ट करना, पी 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 पी। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसमें सबको पता है P से B डैश तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं। V माने PB डैश, PB डैश बराबर B। अब क्लास में होते तो पूछते प्लस की माइनस। हम कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं? P से मापते हैं। किरण के विपरीत आ रहे हैं, किरण इधर जा रही है, हम इधर से आ रहे हैं, तो माइनस B। कोई दिक्कत नहीं। P से लेकर B तक की दूरी वस्तु की दूरी होती है, और वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। देखो किरण इधर जा रही है, हम हमेशा P से चलते हैं, विपरीत आ रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। P से लेकर F तक की दूरी, P से लेकर F तक की दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल f, ये भी विपरीत आ रहे हैं तो माइनस। केवल सब वैल्यू उठा के रख देना है, ये आप आ जाएंगे। चलिए रखिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समझने की कोशिश करो।
और कल फिजिक्स है, मेहनत करो थोड़ा, नंबर 1 का एकदम पूरा रिकॉर्ड तोड़ दो, ये ना लगे कि तुम बायोलॉजी वाले हो, मेहनत कर दो पूरा बकायदा, ठीक है ना। समीकरण 3 से पी बी डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -b। तुम लोग कमेंट करके बताओ, पी बी ईमानदारी के साथ, ये नहीं जब बता दिए उसके बाद का कमेंट, ये जैसे पूछे बताओ तुरंत कमेंट करो तब आगे बढ़ो। पी बी -u बराबर पी बी डैश -b, और यहाँ पर माइनस है, पी एफ का वैल्यू -f है, अब बटे पी एफ का वैल्यू कितना है -f। क्लास 12th में एक लड़का है आकाश भट्ट, पता नहीं क्या आकाश पटेल और दीपक बता रहे थे कि वो चाह ले तो चैनल बहुत ग्रोथ कर जाएगा, पता नहीं कुछ सेटिंग है जिसमें डालने से ये जल्दी मोंगेज होगा। तो वो आकाश शायद कहा कि ये दीपक और आकाश पटेल कहे भी तुम ऐसा कर दो, तो कहा सर जी कहेंगे तब, तुम लोगों को भरसक प्रयास करना चाहिए, जिसमें लाभ हो करना चाहिए। अब ये कहें हम अटपटा लगता है, उसको क्या है उसको देखो तुम, आकाश भट्ट हैं, इधर देखो, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b/u बराबर -b और माइनस माइनस प्लस f बटे -f, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुणा कर दीजिए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, b का गुणा m में bf बराबर u का गुणा b में ub, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ प्लस प्लस uf हो जाएगा। इसके आगे बस 2-3 लाइन और लिखेंगे, दोनों पक्षों में किससे भाग देने पर, UBF से भाग देने पर, ये तो सबको पता है, भाग दीजिए, -VF बटे UVF बराबर -UB बटे UVF और प्लस UF बटे UVF, जो जिससे कैंसिल आउट हो। देखो यहाँ VF से VF कट गया, UB से UB कट गया, यहाँ UF से UF कट गया, क्या बचा -1/u बराबर -1/f और +1/b। अब आप अपना सिद्ध करने वाला देखिए किस फॉर्मेट में दिया है। अब इधर देखो, संख्या की तरफ से दूसरी या कुछ भी जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, इधर -1/f है तो इधर आके +1/f, इधर -1/u है उधर जाके +1/u बराबर 1/v, हैंस प्रूव्ड। यही तो सिद्ध करना था, इतना करोगे तो शायद 3 या 4 या 5 नंबर मिल जाएंगे। अब पेपर एकदम बोर्ड एग्जाम वाला, गारंटी है यदि इस पेपर को तुम लोग टाइम से ईमानदारी के साथ किए तो गारंटी, मतलब हम 90% का लेते, हवाई गारंटी नहीं, अरे हम तो 200% गारंटी, तुमको कोई फेल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। अब ये पूरा डेरिवेशन हुआ है, मेहनत करो और ठीक ठाक तरीके से करो ताकि फिर एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। कल आंकिए अपने आप को किस लेवल के आप हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं। जैसे अब इसमें हम सोचे नाम बोल दें जो दिए थे, इससे पता तो चला और बड़ी खुशी होती होगी। अब पता नहीं किस टाइप के होते हो या नहीं होता है, अलग बात है, बाकी इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अब हम मिटाएंगे क्योंकि अब आप लोग वीडियो को पास करके नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन आप लोग यदि ध्यान दें तो इसको मिटाओ, देख लें वीडियो ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं तो कट गया हो उस दिन की तरह। वैसे कटा नहीं है, 25 मिनट का वीडियो हो गया। ऊपर थोड़ा चमक रहा है, तो उतना तो समझ ही रहे हैं, यहाँ पर शायद कुछ चमक रहा है, यहाँ पर a-b' बटे ab है, तो मिटा रहे हैं। फिर अभी बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग भेज दिए हो इतना, एक परमानेंट मार्कर आ गया था तो पानी मंगाए, इसको साफ किए हैं।
ध्यान नहीं दिए। अब चलो चाक से कम छुटकारा मिल गया। एम विद्यालय पर अभी भी नहीं मिला है। सुबह देखो जब कोचिंग पढ़ाते हैं, जो बच्चे जानते होंगे, पूरा एकदम कपड़ा उपड़ा। और सबसे बड़ी समस्या है नाक पर। देखो कब विद्यालय लगवाएंगे दीपू महाराज। चलिए देखिए, कह रहा है गास के प्रमेय की उपपत्ति। तो आपको गास के प्रमेय के बारे में पता है। गास के प्रमेय में आप लोग जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स माने फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई। आवेश माने क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो आप लोग लिखे होंगे फाई ई बराबर Q/ε0। अब यही गास का प्रमेय है, इसी को प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करना है तो माइंड को थोड़ा सेट करिए। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना है। जैसे एक कोई अनियमित कोई पृष्ठ है, ऐसे इसका पूरा क्षेत्रफल यस है। यहाँ पर कोई बिंदु O है जहाँ पर आवेश प्लस Q है। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर आपको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ का अल्पांश क्षेत्रफल पूरा यस है, तो इसका अल्पांश क्षेत्रफल ds होगा। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है और इनके बीच बना कोण थीटा है। अब ये सब लिख लेंगे। माना एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है। पृष्ठ पर कोई बिंदु O है जहाँ पर आवेश प्लस Q, आवेश से लिखना चाहो तो लिख लो। यहाँ से बिंदु स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत फ्लक्स फाई ई ज्ञात करना है। यही आएगा मतलब। अब ये सब है। तो अब आप जो करना है, अब इसमें यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q यह क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। प्लस Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल ds है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, के बीच बना कोण थीटा है। ये सब तो इनसे इन अवयवों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश क्षेत्रफल है, तो d फाई ई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। एक बात इस पर यदि आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर यदि आप लोग देख रहे हो तो क्षैतिज है। और हमने बताया क्षैतिज के लिए हमेशा आप लोग कोज्या यूज करते हैं। कोज्या मतलब कास, क्षैतिज मतलब इस पोजीशन में, ये क्षैतिज कहलाता है। और यदि ऊर्ध्वाधर इस पोजीशन में वर्टिकल, तो इसके लिए आप लोग यूज करते हैं ज्या मतलब साइन। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे जब, या इसको आप लिख सकते हैं d फाई ई बराबर E ds कास थीटा। इसको मान के समीकरण नंबर 1 छोड़ दीजिए। d फाई ई बराबर E ds कास थीटा। अब यदि यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण। अब ज़्यादा समझाना थोड़ी ना है। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश कहाँ? बिंदु P पर, बिंदु P पर। वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने यदि आप लिखना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आवेश Q इंटू अपान बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी कितना है r, r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। नहीं समझ में आया? हमने कहा यहाँ से होकर गुजरने, बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। थीटा के फॉर्मेट में लिखा है तो डी फाई ई बराबर ई डी एस कास थीटा लिख सकते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेराइव कराया गया फार्मूला भी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। समीकरण 1 में यदि आप देखें तो यहाँ पर ई है, तो इसके जगह पे वो वैल्यू रख दें, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण होश में रहोगे तो बड़ा आसान है ये, अब ये रहोगे तब तो बर्बाद हो जाओगे। समीकरण 1 से क्या है, डी फाई ई, डी फाई ई, यहाँ पर क्या लिखा है ई का वैल्यू बोलो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। फिर क्या है डी एस कास थीटा, डी एस कास थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा यदि होश में आप लोग रहें तो एक काम आप लोग कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, आप ऐसे लिख दें डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यों ऐसे रहने दें क्रॉस डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? कोई कमेंट करके बताए ये होता है कि नहीं होता? डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। अगर जो यहाँ डी नहीं होता तो ओमेगा होता है, यहाँ डी है तो वहाँ भी डी है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर क्यू का गुणा 1 में करोगे तो क्यू 1 के क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतने के जगह पे डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर के जगह पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो केवल बिंदु P पर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अल्पांश हम यहाँ कह दें संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर जो संपूर्ण पृष्ठ से लिखना चाहते हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप इस चीज़ का इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब कितने होनहार हो तुम लोग, इसको देख के तो आधे लोग बेहोश हो जाएंगे। ये क्या कर दिया, ये कुछ नहीं कर दिया, होश में काम करिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली फाई ई लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा ना। फाई ई बराबर कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, आवेश भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। क्या बचा यहाँ पर, बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा बराबर होता है, बोलिए क्या होता है, 4 पाई। क्या होता है, 4 पाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई लिख सकते हैं। तो फाई ई बराबर हो गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा के जगह पे 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इट इज द थ्योरम ऑफ गॉस, मतलब वैद्युत फ्लक्स बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया ना, यही तो प्रूव करना था। फिर सुनिए, कोई एक
पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है, उस पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ है जहाँ पर आवेश प्लस क्यू है, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना था। यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर डी एस है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है, दोनों के मध्य बना कोण थीटा है। फिर हमने लिखा वैद्युत फ्लक्स माने पी से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि पी बहुत अल्पांश क्षेत्रफल है इसीलिए डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या हम इसको थीटा के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो रख दिया, इतना हो गया E के जगह पे। फिर हमने क्या किया, डी एस कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा लिख दिया। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये अल्पांश है, संपूर्ण करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप पूरा सॉल्व करते हुए आए तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता, आवेश कांस्टेंट है, नियतांक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, डी ओमेगा बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है 4 पाई होता है, क्या होता है 4 पाई होता है। तो फाई वही है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा के जगह पे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, फाई ई बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आप लोगों ने प्रश्न किया है, ये अब नोट कर लीजिए, प्रश्न फिर आया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। दीपक भी किए हैं और संगम भी किए हैं, एक आध लड़कियां भी की हैं, तो और लोग नहीं माइंड काम कर रहा है क्या तुम लोगों का, बर्बाद हो जाओगे कल, देखिएगा फिर। तो अच्छी और निरक्षीय वाला दो समझा दें, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं फिर। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लें, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। होश में रहेंगे तो कुछ भी हो सकता, जैसा भी हम कह दें फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध लिखिए, और वहीं कोई प्रश्न कर दे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो आप कहोगे दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो वही है ना, समझने का फेर है कि आप समझ कैसा पा रहे हैं। तो क्वेश्चन कर दीजिए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो आप लोग पहले वैद्युत द्विध्रुव जान लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये बिंदु ए है, छोटा ज़्यादा कर रहे हैं क्या, चलो बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर आवेश मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। अक्षीय स्थिति की बात है, अक्षीय स्थिति इसको ध्यान से सुनिए, एकदम समय निकाल के। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, और यहाँ पर ओ है, और इनके बीच की दूरी आप लोग हमेशा मानते थे 2l, कितना मानते थे 2l मानते थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l। ये पूरा जो व्यवस्था है इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर जो 2l है और बिंदु ओ मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक l होगा और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, l ही होगा। बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसमें यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। सुन लीजिए पहले, एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है जहां पर बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश। अच्छा एक बात बताइए, एक बार आप माइनस Q आवेश के कारण लिखेंगे, यहाँ लिख दो प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी निकाल लीजिए, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी, प्लस Q से बिंदु P की दूरी। तो आप यदि इतने में से इतना निकाल दें तो यही तो बचेगा। तो इतने से इतना निकालना है तो पूरा कितना है r, यहाँ से यहाँ तक r कितना काट दें, यल काट दें, इतना काट दें तो यही तो बचेगा r माइनस यल। प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस यल है, r में से हतना निकाल दे तो यही तो है। अब माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P की दूरी उतना लिख लीजिएगा। अब माइनस P आवेश, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब इतने में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, यल। तो r में हम कितना जोड़ दें, यल। किसी को कोई समस्या नहीं। अब आप लोग बारी बारी से लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यहाँ कै विभव होगा, दो, एक प्लस Q आवेश के कारण, एक माइनस Q आवेश के कारण। तो इसको हम कह देंगे V1, इसको कह देंगे V2। तो प्लस Q आवेश के कारण यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान बीच की दूरी प्लस Q आवेश के कारण कितना है, r माइनस यल। समीकरण नंबर 1 नहीं समझ में आया। अब क्या करें इसमें, यदि नहीं समझ में आ रहा, प्लस, अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं। तो अब दूसरा विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ प्लस Q आवेश था तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता, प्लस Q हुआ। यहाँ माइनस Q आवेश है, मतलब यहाँ माइनस Q अपान बीच की दूरी, माइनस Q आवेश के कारण बीच की दूरी कितना है, r प्लस यल है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अतः है, यहाँ पर लिखेंगे अतः है बिंदु P पर कुल विभव, ध्यान दीजिए बिंदु P पर कुल विभव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं V बराबर B1 प्लस B2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब B1 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, V2 का वैल्यू यहाँ से, तो V1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस इनटू Q अपान r माइनस यल, और प्लस B2 का वैल्यू है, इसको पीछे चला गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान r प्लस यल। देखिए यहाँ पर लिखा है
यदि Q का 1 में मल्टीप्लाई करें तो Q का 1 में मल्टीप्लाई करोगे Q हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू Q तो यहाँ आ गया 1 अपान R माइनस, समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस Q का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान R प्लस। इन दोनों टर्म में कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन है भाई? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यदि कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 1 अपान R माइनस एल और माइनस 1 अपान R प्लस। समझने की कोशिश कीजिए। तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस ब्रैकेट में R माइनस एल, यहाँ पर R प्लस एल, यहाँ R माइनस एल, यहाँ R प्लस एल, डिनोमिनेटर अलग है, हर अलग अलग है, तो एलसीएम ले लें R माइनस एल एक ब्रैकेट में, R प्लस एल एक ब्रैकेट में। समझने की कोशिश कीजिए। R माइनस एल से R माइनस एल जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचा? R प्लस एल। R प्लस एल का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो R प्लस एल होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। R प्लस एल से R प्लस एल कट जाएगा, R माइनस एल बचा, R माइनस एल का गुणा 1 में करोगे तो R माइनस एल ही होगा। चूंकि बाहर माइनस है इसीलिए ब्रैकेट में लिखे हैं, जो भी यहाँ हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर R प्लस एल और माइनस R, और यहाँ माइनस तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो गया। और यहाँ एक बात ध्यान दें, तो यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर यदि आप लोग ध्यान दें तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? इस R से ये R कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा Q अपान क्या बचा? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल में एल प्लस करेंगे तो 2L अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर कुछ सेटिंग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या सेटिंग है? चूँकि आप लोग जानते हैं Q इंटू 2L बराबर होता है P, होता है कि नहीं होता? Q इंटू 2L बराबर होता है P, वैद्युत द्विध्रुव बराबर किसी एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी। तो यहाँ Q इंटू 2L के जगह पे हम क्या लिखेंगे? P लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं R जो है R L से बड़ा है, और आपको पता है यदि छोटे का स्क्वायर कर दें तो वो बहुत छोटा हो जाता है, और बड़े का स्क्वायर कर दें तो बहुत बड़ा। कहने का मतलब देहाती भाषा में दलिद्र का स्क्वायर महादलिद्र और धनी का स्क्वायर महाधनी। बात समझ में आ रहा है ना? तो दलिद्र का स्क्वायर महादलिद्र और धनी का स्क्वायर महाधनी। तो यल क्या है? दलिद्र तो है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? महादलिद्र हो जाएगा। इसको यदि आप लोग समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्रॉस, तब यल स्क्वायर को क्या कर देंगे? छोड़ने पर, यल स्क्वायर को छोड़ने पर यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और बटे यल स्क्वायर जब निकल गया तो क्या बचा? R स्क्वायर। और ये किसके बराबर चल रहा है? B के। ये B के ही तो बराबर है। इधर देखिए, तो बताओ Q इंटू 2L के जगह पे हम P लिख देंगे अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान R स्क्वायर। तो आपके कॉपी में ऐसे होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R स्क्वायर। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है? वैद्युत विभव। अब एक लास्ट डेरिवेशन बताएंगे निरक्षीय स्थिति में। हम देख लें वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, इसको आप लोग नोट करें। क्लियर आ रहा है उसे? अब इरेज कर रहे हैं इसको।
इसके बाद आप लोग अब अपना देखिए क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, डरिए मत, पेपर देखेंगे तो आपको खुद इजी लगेगा। बहुविकल्पीय में जो है थोड़ा ध्यान दीजिए कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक रिलेशन बताएं, फोकस दूरी एफ और आर में रिलेशन। आपको पता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये सब न्यूमेरिकल, ये सब पूरा तैयार कर लीजिए। संधारित्र वाला श्रेणी क्रम समूहित स्टोन सेट क्या है, ये सब माइंड में एकदम सेट करके जाइएगा। आप लोग क्वेश्चन लिख लें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये भी कोई पूछा है। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो पहले आप लोग वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यही तो वैद्युत ध्रुव है। ये ए है जहाँ पर आवेश -q है, ये बी है जहाँ पर आवेश +q है, और इसका मिड पॉइंट माने मध्य बिंदु क्या है, O। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l होती है, और एक शब्द हमने बोला O जो है मध्य बिंदु है, इसीलिए ये भी l होगा, ये भी क्या होगा, l होगा। कोई दिक्कत। अब अक्षीय होता तो इधर कहीं होता या इधर होता, लेकिन निरक्षीय है तो बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है P, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो यहाँ से आप ऐसे खींच दें और यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, r, ये l है। तो निरक्षीय स्थिति यहाँ पर एक बिंदु क्या है P। अब एक बात आप लोग बताएं, ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं। चाहे बात करें त्रिभुज AOP की, त्रिभुज AOP की व त्रिभुज POB की, ये दोनों क्या हैं, समकोण त्रिभुज हैं। कौन त्रिभुज हैं, समकोण। अब ये त्रिभुज का ये सिंबल है, त्रिभुज है, दिख रहा है कि नहीं। और जो माप इसका है, यल ये भी है, यल ये भी, आर तो उभयनिष्ठ भुजा है, OP इस त्रिभुज में माने AOP में भी है, और OP जो है POB में भी है। आप इसका मान ज्ञात कर लें तो वही तो इसका होगा, मान लगाओ। तो यदि हम बात करें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP की, समकोण त्रिभुज AOP में, तो कर्ण माने AP का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर। लंब मतलब कौन है, OP का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कौन है, AO का स्क्वायर। अब OP की यदि बात करेंगे तो OP का वैल्यू R है पावर 2, AO का बात करेंगे तो L है, L पे पावर 2। AP पर स्क्वायर बराबर हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यदि हम AP निकालना चाहते हैं तो आपको पता है स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। तो यह हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और आपको पता है दोनों त्रिभुज समकोण हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक बात बताओ, ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हुआ तो ये भी तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब एक बार वही +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव, और एक बार -q आवेश के कारण वैद्युत P पर वैद्युत द्विध्रुव। तो यदि इसके बारे में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो जिसका आवेश -q और +q है, बीच की दूरी 2l है, ये एक परा वैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, अब ये अक्षीय होता, ये निरक्षीय, देखो इस रेखा के ऊपर या नीचे रहे तो निरक्षीय कहलाता है। अब कोनो कसम नहीं खाई गई कि ऊपर रहे, नीचे भी हो सकता है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण
+q आवेश के कारण कहाँ पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ पर भी दो विभव होगा, एक +q आवेश के कारण, एक -q। तो P आवेश के कारण वैद्युत विभव को V1 मान लेते हैं। क्या होता है 1/4πε0, आवेश +q है तो q अपान बीच की दूरी। अब +q और P के बीच की दूरी कितना है, √r² + L²। अब -q आवेश के कारण है, समझ रहा है ना, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव इतना लिख लीजिएगा। तो V2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। अब -q आवेश तो q नहीं -q बटे बीच की दूरी, इसका भी वही है, क्या है √r² + L²। अतः P पर कुल विभव, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। कुल विभव जब लिखोगे तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल विभव P पर कुल विभव, तो V बराबर V1 + V2। V1 का वैल्यू बोलिए 1/4πε0 × q अपान √r² + L²। समझने की कोशिश कीजिए। और V2 का वैल्यू कितना है, प्लस V2 का वैल्यू है 1/4πε0, और यहाँ पर कहाँ गया, माइनस है, क्या है माइनस, डायरेक्ट लिख दो तो समझ नहीं पाओगे, अपान √r² + L²। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 1/4πε0 × q अपान √r² + L²। और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस है, 1/4πε0 और q अपान √r² + L²। फिर देखिए यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो V बराबर आप क्या पा जाए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव सदैव क्या होता है, 0। अब देखिए आज हमने 3 डेरिवेशन आप लोगों को कराया, ध्यान से सुनिए। पहला है 1/f = 1/u + 1/v। दूसरा हमने कराया वैद्युत फ्लक्स ϕe बराबर होता है q/ε। हमने 4 डेरिवेशन किया। अब यही सब कराएंगे तो तुम लोग अपने क्या पढ़ोगे और दिक्कत होगा। तो बेहतर यही है कि नोट्स तो सबके पास है, सेल्फ स्टडी कीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा अभी बताया है अक्षीय स्थिति में, ये अक्षीय वाला है। अक्षीय स्थिति में होता 1/4πε0 × p/r²। और निरक्षीय में अभी डेरिवेशन किया V बराबर 0। तो ये पूरा आप लोगों को हमने अपना भरसक प्रयास किया, जो बच्चे जितना भेजे। वीडियो हम सोच रहे हैं कि 1 आवर के आसपास पहुंच गया होगा, 1 घंटे से, तो या पार भी हो गया हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अब रेगुलर चलेगा। और तुम लोग इतना किए, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए तो बंद किया जाए। अभी क्लास 11th का भी बताना है, उन लोगों का तो और ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 12th में तो लोग उन लोगों को कहते नहीं है, बस पढ़ा रहे हैं, यही जान लो, बस पढ़ा रहे हैं। क्लास 11th वालों को पढ़ाना है, 12th में उन लोगों को थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, कल आके एग्ज़ाम दीजिए, कोई बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आगे।